नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। डीआरडीओ और एचएएल का नया ड्रोन के 2 प्रोटोटाइप निर्माणाधीन है। भारत ने 2 और नोटम जारी किए जिसमें हो सकता है रुद्रम 2 का परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। चीन सीमा से लगे सीमावर्ती गाँव में भारत पहुँचाएगा हाई स्पीड इंटरनेट। कल्याणी ग्रुप ने भारतीय सेना को दिखाया अपना ई-कार्स UGV। आयरन डोम को खरीदने की होड़ में थे यूएई और सऊदी, इजराइल ने किया इनकार। भारतीय सेना और उद्योग के विशेषज्ञों ने कल्याणी ग्रुप के द्वारा सेना के अधिकारियों के सामने रखे गए एनहांस कोलैबोरेटिव ऑटोनॉमस रोवर सिस्टम का प्रदर्शन किया। 4x4 मल्टी टेरेन वाहन का विशेष रूप से मल्टी मिशन और मल्टीटास्क में सक्षम होने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इस 4 पहिया वाहन में कई अतिरिक्त विशेषताएं हैं। उनमें से एक है पोजिशनिंग, मैपिंग, पाथ प्लानिंग और बाधा का पता लगाने जैसे सेंसर्स का ढेर, जो कि सभी प्रकार के इलाकों में इसे संचालित करने में सक्षम बनाता है। ई-कार्स बैटरी और जनरेटर पर काम करते समय लगातार 24 घंटे या साइलेंट मोड में ये लगातार 6 घंटे तक काम कर सकता है। कल्याणी समूह ने 2 संस्करण विकसित किए हैं, ई-कार्स 4x4 और ई-कार्स 6x6, जिन्हें निगरानी, सुरक्षा और बचाव मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने लद्दाख में चीन से सटी सीमाओं के पास बसे गांव में इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने की योजना पर काम करने का विचार किया है। लद्दाख की चुमार और डैमचौक समेत अन्य अहम लोकेशंस पर हाई स्पीड इंटरनेट की रणनीति तैयार की जा रही है। सरकार के एक संसदीय पैनल ने बताया कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंटल प्लान के तहत सीमाई इलाकों के करीब 14,708 यानी कि 14,700 विलेजेस में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा संसद की एक रिपोर्ट पेश करते हुए पैनल ने बताया कि 236 रिहायशी गांवों में से 172 यानी कि 172 के पास टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इनमें से 24 गांवों में 3G और 78 यानी कि 78 गांवों में 4G नेट की कनेक्टिविटी है। अधिकारियों के मुताबिक सीमा पर बसे करीबन 1860 यानी कि 1860 गांवों में लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी कोड विकसित किए जाने की कोशिशें जारी हैं, जबकि 14,708 गांवों में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने पर बात कही गई है। डैमचौक के कुछ इलाकों में 4G सेवाएं शुरू की जा चुकी हैं। इससे जवान और उनके परिवारों के बीच संवाद भी आसान हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पैनल ने लद्दाख के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने की सिफारिश भी की है, खासकर कि वैसे गांव जो जीरो बॉर्डर जैसे कि चुमार और डैमचौक में है। इसके जरिए लोगों के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्ण रूप से विकसित करने में एक लंबा वक्त लग सकता है। सरकार ने इस संबंध में ऊर्जा मंत्रालय से भी जरूरी एक्शन लेने के लिए आग्रह किया है। चीन के पास बेहतर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिसकी वजह से PLA चीन की सीमा के पास आसानी से पेट्रोलिंग कर पाता है। और भारत ने भी अगर अपनी सीमा में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया तो जवानों को जल्द सूचना मिलना आसान हो जाएगा और सीमा के पास उन्हें पेट्रोलिंग करने में भी आसानी होगी। इसके अलावा जिस तरीके से आपको मालूम होगा कि चीन ने सीमा के पास बड़े पैमाने पर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाई हैं, ठीक भारत भी अब इसी तरीके का काम करने जा रहा है। दोस्तों, जिस बात की उम्मीद नहीं थी, आखिरकार वो बात हो ही गई। कन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में घायल हुए भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी का निधन हो गया। इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वे अकेले जीवित बचे हुए व्यक्ति थे। वरुण सिंह जी का निधन सुबह हो गया था। इंडियन एयरफोर्स ने अपने बयान में कहा कि भारतीय वायुसेना को बहादुर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन की सूचना देते हुए गहरा दुख हो रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य सभी लोगों ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को श्रद्धांजलि दी और हम भी दिवंगत ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं और देश उनकी वीरता हमेशा याद रखेगा। दोस्तों, चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी की जॉइंट मिलिट्री ब्रिगेड ने तिब्बत में केमिकल, बायोलॉजिकल और एंटी न्यूक्लियर वॉरफेयर का अभ्यास किया है और यह अभ्यास इस बार अलग तरीके से किया गया है। अभी कुछ दिनों पहले ही दिवंगत हुए जनरल CDS विपिन रावत जी ने भी कहा था कि हमें बायोलॉजिकल वॉर के खिलाफ तैयार और एकजुट रहने की आवश्यकता है, लेकिन अब चाइना बिल्कुल वैसे ही कर रहा है। तिब्बत से सटे पूर्वी लद्दाख की सीमा पर भारत और चीन के बीच बढ़े तनाव के दौर में यह मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इस अभ्यास में कमांडो, सशस्त्र समूह और केमिकल वॉरफेयर की ट्रेनिंग पाए हुए सैनिक शामिल थे, जो PLA की अलग अलग विंग्स का हिस्सा हैं। ये युद्ध अभ्यास तिब्बत क्षेत्र के वेस्टर्न थिएटर कमांड के तहत किया गया। चीन में 5 थिएटर कमांड है, जिनमें ये सबसे बड़ी और सबसे अहम थिएटर कमांड है और भारत के साथ जारी मौजूदा तनाव में इसका रोल काफी महत्वपूर्ण है। ये कमांड ही भारत के साथ लगी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक की 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा की निगरानी करती है।
चीन के आधिकारिक मीडिया की ओर से ड्रैगन की सेनाओं के युद्धाभ्यास की जानकारी कम ही दी जाती है और खास तौर पर गैर परंपरागत हथियारों के बारे में। इसके अलावा चीनी पोर्टल्स में बताया गया है कि ये मॉक ड्रिल कैसी थी और किन सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया था, लेकिन युद्धाभ्यास की सटीक लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं दी गई है और कहा गया है कि ये सैन्य अभ्यास रात को भी चला। इस दौरान एक तरफ रॉकेट लॉन्च किए गए तो वहीं दूसरी तरफ आर्मी के इंजीनियर्स बुलाए गए थे, जिन्होंने टारगेट वाली जगहों पर विस्फोट इंस्टॉल किए। ड्रिल के तहत कमांडिंग ऑफिसर ने न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक की चेतावनी दी। इसके बाद एक बटालियन के कमांडर ने मोर्चा संभाला और गैस के मास्क पहने सभी सैनिक पूरी तरह से मुस्तैद हो गए थे और फिर उन्होंने उससे निपटने के लिए ड्रिल को पूरा किया। यानी कि दोस्तों, अगर चाइना युद्ध के लिए आता है तो आप समझ सकते हैं कि वो बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करेगा और ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है और भारत को अब इसके खिलाफ तैयार रहने की जरूरत है और ठीक इस तरीके के हमलों को काउंटर करने की योजना बनाना बेहद जरूरी भी हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो सरकार की प्रायोरिटी है उस लिस्ट में त्रिसेवाओं यानी कि ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन का जो एकीकरण है वो सबसे ऊपर है और इसे मूल रूप से हासिल भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरीके के ट्राई सर्विस से थिएटर कमांड बनाने में आसानी भी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब हम एकीकरण और संयुक्तता के बारे में बात करते हैं तो ये केवल सरकार के द्वारा की गई पहलों तक सीमित नहीं है। इसकी सफलता हमारे रक्षा बलों के दिमाग के मिलने से भी हासिल करनी होती है और ये हमारे विरोधियों के द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी क्षमताओं को संयुक्त रूप से बढ़ाने का एक प्रयास है। एकीकरण की अवधारणा यानी कि इंटीग्रेशन की अवधारणा के बारे में उन्होंने कहा कि ये केवल बलों तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि सभी संगठनों और एजेंसियों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले मैंने डिफेंस अपडेट में बताया था कि यूएई ने 80 राफेल की डील की है फ्रांस के साथ और वो F-35 को खरीदने की योजना बना रहा है अमेरिका से। लेकिन अब जो हाल ही में खबर आई है उसमें कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात ने अमेरिका को बड़ा झटका देते हुए F-35 लड़ाकू विमानों और ड्रोन सौदों को लेकर चल रही बातचीत को रोक दिया है। ये सैन्य सौदा करीबन $23 अरब का था। खाड़ी देशों में अमेरिका के प्रमुख सहयोगी यूएई के साथ इस दुर्लभ विवाद में बाइडेन प्रशासन को भी करारा झटका लगा है। यूएई के अमेरिकी स्थित दूतावास ने ऐलान किया कि वो बाइडेन प्रशासन के साथ बातचीत को रोक रहा है। ऐलान के बाद यूएई और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के बीच अन्य मुद्दों पर इस सप्ताह बातचीत तय कार्यक्रम के मुताबिक होगी। दूतावास ने कहा कि अमेरिका आगे भी पसंदीदा रक्षा उपकरण प्रदाता बना रहेगा और भविष्य में F-35 लड़ाकू विमानों के लिए बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहने के दौरान उनके कार्यकाल के अंतिम दिनों में 50 F-35 लड़ाकू विमानों को लेकर समझौता हुआ था और इस डील के बाद यूएई ने भी औपचारिक रूप से इजराइल को मान्यता दे दी थी। इस बीच अमेरिका के बाइडेन प्रशासन के सत्ता में आने के बाद ये सौदा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बाइडेन प्रशासन ने यमन से यूएई और सऊदी अरब की भूमिका को देखते हुए इस डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस डील के तहत 18 अत्याधुनिक ड्रोन दिए जाने थे जो हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलों से लैस थे। यूएई ने कहा कि अमेरिका दबाव डाल रहा था कि कहां और किस परिस्थिति में F-35 विमान का इस्तेमाल करना है ये वो तय करेगा। खाड़ी देशों ने कहा कि ये उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। दोस्तों, ये बहुत जरूरी भी है। अगर आप किसी से पैसा देकर हथियार खरीद रहे हो और उसके बाद वो आपको पूरा एक्सेस नहीं देता उन हथियारों का तो कोई फायदा नहीं है। हथियार हम खरीद क्यों रहे हैं कि हमें अपने रक्षा या अपने संप्रभुता पर अगर कोई चुनौती दिख रही है तो हम उन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए भी अगर हमें किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है। और यूएई ने भी ठीक इसी तरीके से कर दिया है कि भैया ऐसा है कि हम बाद में आपसे ले लेंगे और अभी फिलहाल हमें राफेल से काम चलाने दीजिएगा। दोस्तों, हाल ही में इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट यूएई की यात्रा पर थे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कई समझौते भी हुए। दोनों देशों ने इसे ऐतिहासिक भी बताया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स जो सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि यूएई इजराइल के द्वारा विकसित एरियल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए इच्छुक था, लेकिन इजराइल ने इस समझौते पर साइन करने से मना कर दिया। दरअसल अब्राहम समझौते पर साइन करने से पहले ही यूएई इजरायली एडवांस एरियल डिफेंस बैटरीज, आयरन डोम और डेविड सीलिंग सिस्टम खरीदना चाहता था। यूएई के साथ ही सऊदी अरब भी ईरानी खतरे को देखते हुए खुद को सुरक्षित करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की उसने इच्छा जताई है। और अब अब्राहम समझौते पर साइन करने के बाद से ही यूएई ने आयरन डोम आदि को लेकर इजराइल पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन इजराइल ने कई कारणों से इस तरीके के सौदे को लेकर आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया है। हाल ही के महीनों में यूएई और ईरान के बीच संबंधों में सुधार भी हुआ है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की कॉल पर भी बातचीत हुई। हालांकि दोस्तों, इतना आसान नहीं है इजराइल के द्वारा यूएई को भी अपना आयरन डोम देना, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि कौन सा गुट कब किस तरफ करवट बदल दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में अपनी तकनीक और अपने हथियार इजराइल सोच समझकर
सिर्फ ट्रस्टेड पार्टनर्स को देता है और उनके साथ मिलकर बनाता है, जैसे कि उसका भारत के साथ और अमेरिका के साथ है। डिफेंस सोर्सेज का कहना है कि भारत अगले साल की शुरुआत में स्क्रैमजेट के द्वारा संचालित अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल्स यानी कि HDTV का एक और परीक्षण करने की योजना बना रहा है। HSTDV, जिसका पिछले साल सितंबर में पहली बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, लंबी दूरी के हाइपरसोनिक हथियारों के विकास में एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करेगा, जिसे वास्तविक बनाने में कम से कम 4 से 5 वर्ष लगेंगे। हाइपरसोनिक हथियार या तो एक ग्लाइड वाहन हो सकता है, रॉकेट से लॉन्च किया गया, या फिर स्क्रैमजेट संचालित क्रूज मिसाइल हो सकती है। HAL के चेयरमैन ने कहा कि तेजस मार्क 1 की पहली फ्लाइट मार्च 2022 में की जाएगी और पहला मार्क 1A एयरक्राफ्ट फरवरी 2024 में इंडियन एयरफोर्स को दे दिया जाएगा। वहीं उन्होंने तेजस मार्क 2 से संबंधित सभी अटकलों को दूर करते हुए कहा कि पहले तेजस मार्क 2 प्रोटोटाइप का रोल आउट 2022 में किया जाएगा और सभी टेस्टिंग और कॉन्फ़िगरेशन 2026 तक पूरी कर ली जाएंगी और ये अपने प्रोडक्शन में जल्द आगे बढ़ जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस मार्क 2 में F414 इंजन लगाया जाएगा और यूएस की फर्म GE ने ऑफर किया है कि वो अपने इंजन के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार है, लेकिन वो भी 60% के साथ, जिसमें कि कुछ जरूरी पार्ट्स वो भारत में बनाएगा, लेकिन जो इस इंजन की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पार्ट है उन्हें रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से भारत को नहीं देगा। वहीं HAL के चेयरमैन ने कहा कि DRDO ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास रिक्वेस्ट भेजी है तेजस मार्क 2 और AMCA प्रोग्राम के लिए बजट आवंटन करने के लिए। AMCA मार्क 2 2035 में अपने प्रोडक्शन में एंटर कर जाएगा और ये केवल AMCA मार्क 1 का अपग्रेड नहीं होगा, बल्कि इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि स्टेल्थ और सुपर क्रूज स्पीड फीचर भी लगाया जाएगा। DRDO के चीफ ने कहा कि रुस्तम 2 UAV 30,000 फीट की ऊंचाई और 18 घंटे के एंड्योरेंस टाइम के साथ अगले साल उड़ान भरेगा, यानी कि जनवरी 2022 में, और एक बार इसके तैयार हो जाने पर HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रुस्तम 2 का प्रोडक्शन करेंगे। DRDO ने आगे बताया कि वे एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन पुशर कॉन्फ़िगरेशन के साथ तैयार कर रहे हैं और 2 प्रोटोटाइप अपने विकास के अधीन हैं और ये अपनी पहली फ्लाइट 2023 में करेंगे। भारत ने एक बार फिर से 2 नोटम जारी किए हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट व्हीकल टेस्ट के लिए हैं। पहला नोटम 16 से 17 दिसंबर के बीच है और दूसरा 20 से 24 दिसंबर के बीच है और पहले नोटम की जो सीमा है वो है 739 किलोमीटर, जिसमें ऐसा लगता है कि ये क्रूज मिसाइल का टेस्ट हो सकता है। वहीं दूसरे नोटम की जो सीमा है वो है 1272 किलोमीटर, जिसमें कि कहा जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। अगले साल स्वतंत्रता दिवस से पहले चालक दल के अंतरिक्ष मिशन गगनयान के प्रक्षेपण की योजना बनाई जा रही है और इसे 2 मानव रहित मिशनों के द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से और दूसरी लहर की वजह से और उसके बाद जो लॉकडाउन हुआ उसके कारण पहले मानव रहित मिशन के शुभारंभ में देरी हुई। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप कच्चे माल की आपूर्ति बाधित हुई और विभिन्न उद्योगों में हार्डवेयर की प्राप्ति में देरी हुई। जितेंद्र सिंह ने कहा कि क्रू एस्केप सिस्टम के प्रदर्शन के सर्टिफिकेशन के लिए परीक्षण वाहन उड़ान और पहला बिना चालक वाला मिशन गगनयान G1 अगले साल की दूसरी छमाही की शुरुआत के दौरान निर्धारित किया गया है और इसके बाद दूसरा बिना क्रू मिशन और पहला क्रू मिशन होगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।